आज के पीवाईक्यू सीरीज में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक जो 2020 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में पूछा गया था और दूसरा 2021 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में ही पूछा गया था। दोनों क्वेश्चन ट्रांजिएंट एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक में कैपेसिटर से जुड़ा कंसेप्ट है और दूसरे में इंडक्टर से जुड़ा कंसेप्ट है। तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके ट्रांजिएंट एनालिसिस के कंसेप्ट और डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है ए रेजिस्टर एंड ए कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन ए सीरीज टू ए 10 वोल्ट डीसी सप्लाई थ्रू ए स्विच। The switch is closed at t is equals to 0 second and the capacitor voltage is found to cross 0 volt at t is equals to 0.4 tau, where tau is the circuit time constant. The absolute value of the percentage change required in the initial capacitor voltage if the zero crossing has to happen at t is equals to 0.2 second tau, 0.2 tau is। क्या बोला क्वेश्चन? क्वेश्चन ऐसे बोला कि समझ लेते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। क्वेश्चन में एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर का लगा हुआ सोर्स कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट का सोर्स, साथ में स्विच कनेक्ट है। कुछ इस तरह का एक नेटवर्क का सर्किट का बात किया है, जिसमें ये आर है, ये सी है, ये स्विच है और ये वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट डीसी। और बोला है कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे ये स्विच क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। तो पहला केस ये है कि जब v का वैल्यू 0 हो जाएगा, v का वैल्यू 0 हो जाएगा कब? जब t का वैल्यू 0.4 टाउ है, तब क्या होगा? v का वैल्यू 0। तो उस समय कैपेसिटर वोल्टेज का कुछ इनिशियल वोल्टेज रहा होगा, वो आपको बताना है। दूसरा केस ये है कि वही कैपेसिटर का वोल्टेज 0 कब होगा? जब 0.2 टाउ होगा। तब उस कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज क्या होगा, ये बताना है। यानी कि ये दोनों Vc1 और Vc2 आपको फाइंड करना है कि इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर का क्या रहा होगा दोनों केस में। तो फिर आंसर जो फाइनल देना है आपको, एब्सोल्यूट चेंज देना है। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब Vc1 माइनस Vc2 डिवाइडेड बाय Vc1। ये आपको कैसे देना है? परसेंटेज में। ये परसेंटेज में दोगे तो ये जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में निकल के आएगा। यही आपका आंसर आएगा। देखिए ग्राफ के साथ समझते हैं। कैपेसिटर का वोल्टेज पहले कितना रहा होगा? पहले कुछ ऐसा वोल्टेज रहा होगा जो आपको नहीं पता है, पर ये पता है कि कैपेसिटर का वोल्टेज चार्ज होते साथ इंक्रीज करते रहेगा और वो 0 पे पहुंचेगा एक टाइम पे। वो टाइम क्या है? वो टाइम है t इज इक्वल टू 0.4 टाउ। और उस समय Vc1 जो यहाँ पे है, जो आपको t इज इक्वल टू 0 पे है, वो बताना है। फिर उसी तरह से वही कैपेसिटर का वोल्टेज फिर से बढ़ेगा दूसरे केस में। और क्या हो जाएगा दूसरे केस में बढ़ने के बाद? t इज इक्वल टू 0.2 टाउ पे 0 हो रहा होगा। तो उस समय कैपेसिटर का वोल्टेज इनिशियल कितना रहा होगा वो फाइंड करना पड़ेगा। और फिर यहां से Vc1 माइनस Vc2 बाई Vc1, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा, इससे आपको फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आया बात? क्या पूछा है? इनिशियल वोल्टेज फाइंड करना है। चलिए करते हैं। कैपेसिटर का सबसे पहले फाइनल वोल्टेज बताइए तो क्या होगा? जो t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे। देखिए दोनों केस में t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे कैपेसिटर का वोल्टेज वही होगा जो स्टेडी स्टेट वोल्टेज होगा। यानी कि
उस समय ये शॉर्ट हो रहा होगा और ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया होगा। तो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो फिर यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, सारा का सारा 10 वोल्ट यहाँ पे ऐसे 10 वोल्ट चार्ज हो गया होगा। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि यहाँ पे कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा t गोज़ टू इनफाइनाइट पे स्टेडी स्टेट वो क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। अब हमको इनिशियल वोल्टेज निकालना है दो अलग अलग केस में। पहले के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला तो दोनों केस में एक ही होगा कि वी सी एट एनी टाइम क्या होता है, वी ऑफ इनफाइनाइट, वी सी ऑफ इनफाइनाइट लिख लीजिए, प्लस वी नॉट माइनस वी इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये होता है फॉर्मूला। सी में हटा लेता हूँ, ये फॉर्मूला होता है। अब पहला केस, केस वन में बोला है कि Vc जो है मतलब वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू 0.4 टाउ पे जीरो हो जाएगा। तो Vt क्या हो गया, जीरो हो गया। कब, जब t का वैल्यू 0.4 टाउ था, नीचे टाउ ऑलरेडी है। v ऑफ इनफाइनाइट कितना है हमारे पास, v ऑफ इनफाइनाइट हमारे पास है 10। ये v नॉट हमको मालूम नहीं है, जिसको हम यहाँ क्या लिखेंगे, Vc1, और ये 10 है। ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। यहां से आपको Vc1 फाइंड करना है। ये -10 Vc1 -10 e टू द पावर -0.4, ये टोटल पे रहेगा। कैलकुलेट कीजिए, -10 e टू द पावर -0.4 हो जाएगा Vc1 -10, और फिर Vc1 यहाँ से निकल के आ जाएगा -10 e टू द पावर -0.4 प्लस 10। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा -4.92 वोल्ट। यहाँ से आपको इनिशियल वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर फॉर केस 1 मिल गया, जब t का वैल्यू 0.4 टाउ था और कैपेसिटर वोल्टेज टू बी 0। अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में आपको वही v ऑफ t निकालना है। v ऑफ t जीरो होगा, पर किस समय पे होगा, v ऑफ t जीरो होगा t का वैल्यू जब 0.2 टाउ होगा, 0.2 टाउ पे। लेकिन उस समय भी v ऑफ इनफाइनाइट क्या रहा होगा, जीरो रहा है। अब Vc2 निकालना है यहाँ से, उसी फॉर्मूले पे, सेम फॉर्मूले पे हमने टाउ का वैल्यू चेंज किया। अब Vc2 निकालना है, यानी कि इनिशियल वोल्टेज क्या रहा होगा। इसमें भी सेम बनेगा, -10, और ये टाउ टाउ कट गया तो -10 e टू द पावर -0.2 विल बी Vc2 -10। यहाँ से Vc2 निकल के आएगा -10 e टू द पावर -0.2 प्लस 10। ये कितना आएगा, -2.214 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो वोल्टेज मिला, एक मिला Vc1, एक मिला Vc2। उसको इस फॉर्मूले पे बिठाइए, ये आ जाएगा -4.92 माइनस ऑफ 2.214 डिवाइडेड बाय -4.92, और ये किस में आएगा, परसेंटेज में, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये कट के आएगा आपके पास -5499 इंटू 100, ये ऐसे है। तो परसेंटेज में आएगा 54.99%। यानी कि कैपेसिटर का वोल्टेज पहले इनिशियली जब -4.99 था, तब t इज इक्वल टू 0.4 टाउ पे वो जीरो हो रहा था। जब इनिशियल वोल्टेज -4.92 था, तब t इज इक्वल टू 0.4 टाउ पे वो कैपेसिटर का वोल्टेज जीरो हो रहा था। और दूसरे केस में
जब कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज -2.214 था, तब 0.2 टाउ पे कैपेसिटर का वोल्टेज 0 हो रहा था। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस इन एब्सोल्यूट्स बताना था, इन परसेंटेज में, जो हमने कैलकुलेट किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, गेट में पूछे जाने वाला। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजियर है दूसरे क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन से। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन द सर्किट switch as is in the closed position for very long time. If the switch is open at t is equals to 0, then ILT in ampere for t is greater than 0. इस क्वेश्चन में आपको बोला है ILT का वैल्यू क्या होगा, यानी कि ये जो ILT होता है, ये मतलब इंडक्टर का जो करंट का फॉर्मूला होता है वो आपको लिखना पड़ेगा। कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता था इन केस ऑफ वोल्टेज, सेम फॉर्मूला आएगा इंडक्टर के केस में इन केस ऑफ करंट। क्या होगा? आई ऑफ इनफाइनाइट प्लस आई ऑफ जीरो माइनस आई ऑफ इनफाइनाइट इस होल का e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये होता है करंट का फॉर्मूला इन ट्रांजिएंट, इन केस ऑफ इंडक्टर। तो सर्किट में पहले क्या बोला है, सर्किट में ध्यान दीजिए, पहले बोला है कि स्विच पहले बहुत टाइम के लिए क्लोज था, इनिशियली स्विच क्लोज था। तो जब स्विच क्लोज रहा होगा तो टी जब तक कि ना क्लोज हो उससे पहले तक उसको क्या लिखते हैं, टी लेस देन जीरो। यानी कि टी अगर 0 सेकंड पे क्लोज हुआ होगा, टी इक्वल टू 0 सेकंड पे अगर स्विच क्लोज हुआ होगा, तो उससे जस्ट पहले टी जस्ट लेस देन 0 सेकंड पे, यानी कि आप ये बोल सकते हो टी इज इक्वल टू 0 माइनस पे, यानी 0 सेकंड होने से जस्ट पहले तक ये स्विच क्लोज रहा होगा। तो उस समय तक करंट कैसे पार हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट पाथ मिला तो ये ऊपर स्विच से होते हुए करंट जाएगा और ऐसे मूव करता रहेगा। तो उस समय आपको मिलेगा IL एट t इज इक्वल टू 0 माइनस पे करंट हो जाएगा क्या, देखिए इंडक्टर से तो जो भी करंट होगा वो पूरा करंट पार हो जाएगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि उस समय वो एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। स्टेडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा। तो करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज 10 वोल्ट है, रेजिस्टर कितना है 1 ओम। सिर्फ ये वाले रेजिस्टर ही उस पाथ में आएगा, क्योंकि करंट कुछ ऐसे जा रहा था, ऐसे, ना कि ये इस वाले पाथ से कोई करंट नहीं जा रहा था, क्योंकि ऊपर वाला पाथ ऑलरेडी उसको शॉर्ट मिला हुआ था। तो वहां से आपको क्या मिल गया, इनिशियल करंट 10 एम्पियर। और इंडक्टर में आपको पता है कि करंट एब्सर्वली चेंज नहीं करता है इंस्टेंटली, मतलब एट ए स्टैंड करंट चेंज नहीं करता है। तो IL जो t इज इक्वल टू 0 माइनस पे होगा, वही IL t इज इक्वल टू 0 पे होगा, और वही IL t इज इक्वल टू 0 प्लस पे होगा। यानी कि सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है इंडक्टर। तो आपको ये आयो नॉट मिल गया, ये आई नॉट मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, आई ऑफ इनफाइनाइट। आई ऑफ इनफाइनाइट यानी कि टी जब इनफाइनाइट टाइम पे होगा, कहने का अर्थ है कि स्विच जब ऑफ होगा तब जब स्टेडी स्टेट में आएगा। क्यों? क्योंकि t इक्वल टू 0 पे स्विच ऑफ हो गया है, ओपन हो गया है। ओपन हो गया है मतलब अब उससे करंट नहीं फ्लो करेगा, अब करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा। ओपन हो गया है मतलब आप उसको बोल सकते हो ये स्विच ओपन है, यानी कि अब इससे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा होगा। तो ऐसे में इस सर्किट का यूज करके आप करंट निकाल सकते हो। अभी भी सर्किट में जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट केस में ही होगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट में है। तो अब यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या आएगा, ये 10 वोल्ट का सोर्स और साथ में क्या है 30 वोल्ट भी लगा हुआ है सीरीज में। तो 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, सीरीज में कितने का 1 ओम का, तो ये 5 ओम।
ये हो गया 40/5, ये बन गया 8 एम्पियर। ये देखिए आप अगर यहाँ पे ऐसे कैसे लिखे ये नहीं समझ पा रहे हो तो आपको यहाँ पे ऐसे मेश एनालिसिस यानी कि केवीएल लगाना पड़ेगा। ऐसे केवीएल से घूमिएगा फिर उससे फिर आई निकाल लिएगा तो यही आ जाएगा जो मैं डायरेक्ट लिखा कि टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। कितना आ गया? अब उसको आप इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज चाहिए होगा, वो है टाउ। टाउ मतलब टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट किस समय का? जिस समय स्विच ओपन हो चुका है, यानी कि t इक्वल टू 0 प्लस से t इक्वल टू इनफाइनाइट के बीच का सर्किट का टाइम कांस्टेंट, यानी कि सर्किट उस समय मतलब स्विच ओपन कंडीशन में है तो उस समय आप इंडक्टर से देखिए आर का वैल्यू क्या आ रहा है। आर इक्विवेलेंट फ्रॉम दिस टर्मिनल ए और बी, ए बी टर्मिनल से आपको देखना है इंडक्टर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है। तो उस समय वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर लिया जाता है और करंट सोर्स को ओपन। तो वोल्टेज सोर्स को इसे शॉर्ट कर लेंगे तो देखिए दो ही रेजिस्टेंस आपको दिखेगा, 1 ओम जो सीरीज में है 4 ओम के। एक बार चाहो तो आप सर्किट भी बना सकते हो ऐसे। 1 ओम रेजिस्टेंस 30 जो था वो शॉर्ट हो जाएगा 30 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस यहाँ आएगा और ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होने के बाद यहाँ पे जो इंडक्टर है उस टर्मिनल से आपको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 4 + 1 5 ओम। तो टाउ का वैल्यू होता है, टाउ का फॉर्मूला होता है L/R। एल का वैल्यू है 0.5 हेनरी यहाँ गिवन है, और आर का वैल्यू आ गया 5, यानी कि ये हो गया 0.1। 0.1 हो गया टाउ का वैल्यू। तो आई ऑफ इनफाइनाइट लिख लीजिए 8, आई ऑफ जीरो कितना है 10, आई ऑफ इनफाइनाइट फिर से 8 और e⁻ टी तो रहेगा ही और टाउ का वैल्यू है 0.1। तो इसी चीज को आप कितना लिखोगे आंसर? यहाँ लिख रहा हूं मैं 8 + 2 e⁻ इज IL। ये आपसे पूछा गया था, ये आपका आंसर था गेट के क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन भी है ना, तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो दिस इज द आंसर। ये रहा 2 क्वेश्चन, दोनों को मैं आसानी से सॉल्व कराया आपको। इसमें भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइए, और हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक दे रखा हूँ। और आगे बताइए आपको और आगे क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, हमें जरूर बताइए और तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।